लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, और राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम इस बात को समझना है कि राजनीति विज्ञान क्या है और राजनीति विज्ञान को अनेक लोगों ने किस रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया या इसको देखने का कैसे प्रयास किया है विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा। यह बात स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ यूनान से होता है और राजनीति शब्द का प्रयोग भी प्रथम बार अरस्तु के द्वारा किया गया। इसीलिए उनके द्वारा अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा। लेकिन राजनीति विज्ञान का नामकरण या राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग अगर किसी चिंतक ने किया है तो उनका नाम है विलियम गॉडविन। उसी संदर्भ में यह बात भी स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान को संस्थात्मक और वर्णनात्मक रूप में देखने का काम परंपरागत राजनीति विज्ञान में किया जाता है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान या आधुनिक अप्रोच के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को व्यापक रूप में देखने का प्रयास किया गया। और जो व्यापक रूप में इसको देखने का प्रयास किया और वह इस बात को स्वीकार करता है कि राजनीति विज्ञान केवल संस्थात्मक नहीं है, अर्थात केवल इसको परिभाषित करने के लिए राज्य को, सरकार को, संविधान और कानून को आधार नहीं बनाया जा सकता, बल्कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा में अन्य अनेक तत्व भी आते हैं जिनको सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इसीलिए इसको आधुनिक और राजनीति विज्ञान कहा गया, या राजनीति विज्ञान को एक व्यापक रूप में देखने के परिप्रेक्ष्य में इसको परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। आधुनिक अगर परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान को हम लोग देखते हैं तो यह स्वीकार किया जाता है कि राजनीति विज्ञान एक संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है और उसमें राज्य सरकार को या व्यवस्था को प्रभावित करने में पर्यावरण की भूमिका, मानवीय क्रियाओं की भूमिका या अन्य कारकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस रूप में राजनीति विज्ञान को डिफाइन करने का कार्य विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि जब परंपरावादियों ने राजनीति विज्ञान को केवल राज्य के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें ब्लंडसली का नाम, गार्नर का नाम महत्वपूर्ण है। इसके बाद सरकार के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें महत्वपूर्ण नाम सीलेका और लीकॉक का आता है। एक कुछ अन्य चिंतक आए जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राजनीति विज्ञान को डिफिनीशन देने के लिए राज्य और सरकार दोनों को ही इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो राज्य और सरकार दोनों को ही सम्मिलित किया। पॉल जेनेट का नाम और गिलक्राइस्ट का नाम इसके अंतर्गत आता है। इन सारी बातों को करने के पश्चात यह बात भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगी, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ, तब इस बात पर बल दिया गया कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाए, तभी राजनीति विज्ञान को एक संपूर्ण रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को किसी न किसी रूप में परिभाषित करता है, और इस परिभाषित करने का, प्रभावित करने का प्रभाव अंततः संपूर्ण व्यवस्था के ऊपर पड़ता है। अगर इस बात को देखा जाए तो आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को, आधुनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए
तो आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को डिफाइन करने का कार्य आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास जो किया गया वह वास्तव में परंपरागत राजनीति विज्ञान को एक प्रकार से यह परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक प्रकार से प्रतिक्रिया के रूप में इसको देखा जाता है, जिसके अंतर्गत केवल राज्य सरकार या दोनों के अध्ययन को सम्मिलित किया गया। गार्नर ने जहाँ पर इस बात को कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत दोनों ही राज्य के साथ होता है, वहीं पर लेखक ने कहा था कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, जबकि गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है। तो यह बात जब पारिभाषिक अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया कि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार का वर्णनात्मक अध्ययन होता है, संविधान और कानून का यह वर्णनात्मक अध्ययन होता है, तब द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते जो यूरोपियन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष को निकाला जा रहा था, यह जो अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका इसका आधार केंद्र बनता है, जो इस बात पर बल देता है कि राजनीति विज्ञान को व्यापक बनाने के लिए उसमें अन्य बातों को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। जब इसमें अन्य बातों को सम्मिलित करने की बात आती है तो कई इसमें आधार स्तंभ निर्धारित किए जाते हैं। जो आधार स्तंभ सबसे पहले निर्धारित किया गया वह था कि राजनीति विज्ञान को हम लोग मानवीय क्रिया के रूप में भी देखें। मानवीय क्रिया के रूप में देखने और आधुनिक दृष्टिकोण को विकसित करने में जो भूमिका महत्वपूर्ण है, उसमें एक नाम बेहद महत्वपूर्ण है चार्ल्स मेरियम का, और चार्ल्स मेरियम के द्वारा इसको व्यापक आधार प्रदान करने का कार्य किया गया। मानवीय क्रिया के रूप में राजनीति विज्ञान को डिफाइन करने का प्रयास किया गया। दूसरा इसमें आया कि राजनीति विज्ञान को एक शक्ति विज्ञान के रूप में स्थापित किया जाए। तीसरा इसमें इस बात पर बल दिया गया कि राजनीति विज्ञान वास्तव में एक संपूर्ण और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में पाया जाता है। तो इस पर भी यह बात आधारित रहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक राजनीतिक व्यवस्था है, और राजनीति विज्ञान एक मानवीय क्रिया के रूप में दिखलाई पड़ता है। इसके साथ साथ इसको निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आधुनिक उपागम जिसमें चार्ल्स मेरियम के द्वारा आधार बनाया जाता है, और इस संपूर्ण बात को स्थापित करने में मानवीय क्रिया माने क्या, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा एक नहीं बल्कि अनेक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। मनुष्य एक से ज़्यादा गतिविधियों को अपने जीवन को संचालित करने के लिए करता है। सामाजिक गतिविधियां भी हैं
तो आर्थिक गतिविधियां भी हैं, धार्मिक गतिविधियां भी हैं। उन सारी गतिविधियों को संचालित करने का काम मनुष्य के द्वारा किया जाता है और उन समस्त गतिविधियों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। और इन समस्त गतिविधियों के अध्ययन पर हंटिंगटन के द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा बल दिया गया। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है शक्ति विज्ञान के रूप में। राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है कैथलीन के द्वारा। कैथलीन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान कहा। कैथलीन ने कहा कि राजनीति विज्ञान क्या है, एक शक्ति विज्ञान है। यह एक शक्ति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में स्थापित करने का कार्य कैथलीन के द्वारा किया गया। जबकि लासबेल ने यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण कहा है और उनका कहना है, लासबेल का प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति विज्ञान कब, क्यों और इन्होंने इस बात को कहा। और यह सवाल भी हमको पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान कब, क्यों और कैसे का अध्ययन है। कब, क्यों एवं कैसे का अध्ययन है। कैसे का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा लासबेल की है और लासबेल के द्वारा इस बात को बतलाया गया कि राजनीति विज्ञान कब, क्यों और कैसे के अध्ययन पर आधारित होता है। यह इस बात को देखता है कि किसी भी घटनाक्रम के घटित होने के कौन से कारण हैं, पर्यावरणिक कारण हैं, या उस व्यवस्था में किन कारकों से प्रभावित होकर यह राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ है। इस बात का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ अगर शक्ति विज्ञान की बात किया जाए तो मैक्स वेबर के द्वारा, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा या मॉर्गेनथाउ के द्वारा भी शक्ति को आधार बनाकर राजनीति विज्ञान को डिफाइन करने का प्रयास किया गया। आज जिसमें मॉर्गेनथाउ का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्याख्या में शक्ति का प्रयोग किया और इस बात पर बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ और नहीं है बल्कि यह केवल शक्ति संघर्ष है। अर्थात शक्ति को केंद्र में मानकर इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित और परिभाषित करने का कार्य किया गया। इसलिए हमको मॉर्गेनथाउ पर यह बात आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के रूप में इन्होंने इस बात पर बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक प्रकार का यह शक्ति संघर्ष है और इसी शक्ति संघर्ष के ही आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्रियान्वयन किया जाता है। पॉलिटिक्स एमंग द नेशन इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मैकियावेली के द्वारा, हाब्स के द्वारा, हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा, बिस्मार्क एवं थ्रेसिमेकस के द्वारा भी किया गया है। लेकिन इनका नाम इस संदर्भ में लेना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इन लोगों ने शक्ति का तो प्रयोग किया लेकिन इनका उद्देश्य यहाँ पर अलग दिखलाई पड़ता है। यहाँ शक्ति विज्ञान को स्पष्ट करने का आधार राजनीति विज्ञान को व्यापक रूप में डिफाइन करना है
और यह आधुनिक उपागम के लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें कैथलीन और हेराल्ड लासबेल का नाम महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हमको यह सवाल पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान किसने कहा है, तो कैथलीन होगा। और राजनीति विज्ञान कब, क्यों और कैसे का अध्ययन है, तो यह बात हेराल्ड लासबेल के द्वारा कहा गया। हेराल्ड लासबेल ने इस बात को परिभाषित करने का कार्य किया कि राजनीति विज्ञान कब, क्यों और कैसे का अध्ययन है। इसके बाद राजनीति विज्ञान को एक व्यापक आधार के रूप में स्पष्ट करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। यह व्यवस्थावादी सिद्धांत है और यह इस बात को स्वीकार करता है कि राजनीति विज्ञान को जानने के लिए संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना आवश्यक है। और इसीलिए आता है कि राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसी ने किया है, तो उनका नाम है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया और उन्होंने राजनीति विज्ञान को डिफाइन करने में यह बात भी कहा है कि राजनीति विज्ञान आधिकारिक मूल्यों का इनके द्वारा बतलाया गया कि राजनीति विज्ञान आधिकारिक मूल्यों का एक सत्तात्मक आवंटन है और राजनीति विज्ञान आधिकारिक मूल्यों का कहा कि यह आधिकारिक मूल्यों का एक सत्तात्मक आवंटन होता है और राजनीति विज्ञान आधिकारिक मूल्यों का एक सत्तात्मक आवंटन है। इसके ऊपर एक नहीं बल्कि अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को समझने के लिए न केवल राजनीतिक व्यवस्था को जानना आवश्यक है, बल्कि उसके पर्यावरण को भी समझना आवश्यक है। इसीलिए जब हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर व्यवस्था शब्द का उद्भव और विकास कहाँ से होता है, तो व्यवस्था शब्द का उद्भव और विकास मूलतः यह विज्ञान और जीव विज्ञान से जन्म लेता है और जीव विज्ञान के अंतर्गत इसके प्रयोग का कार्य सर्वप्रथम अगर किसी ने किया तो जीव वैज्ञानिक आह्वान बार्टलेन्फी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया व्यवस्था शब्द का। बाद में यह समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोग में लाया गया, जिसमें टालकाट पार्सन्स तथा रेडक्लिफ ब्राउन एवं दुर्खेम का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीति विज्ञान में इसको स्पष्ट करने का और इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया है डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन के द्वारा इसी आधार पर राजनीति विज्ञान को इनपुट और आउटपुट, निवेश और निर्गत के सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया। बाद में आमंद के द्वारा इसे संरचनात्मक प्रकार्यवाद के नाम से भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो राजनीति विज्ञान को व्यवस्थावादी दृष्टिकोण के द्वारा भी परिभाषित करने का प्रयत्न किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का परंपरावाद जहाँ पर केवल राज्य और सरकार को ही एकमात्र आधार मानता है, वहीं पर आधुनिक राजनीतिक विचारक या आधुनिक राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इसको व्यापक रूप में डिफाइन करने का प्रयास किया गया। इसको मानवीय क्रिया के रूप में समझा गया, शक्ति के रूप में इसको परिभाषित किया गया, इसको राजनीतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा गया या इसको एक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भी माना गया, क्योंकि कोई भी निर्णय का निर्माण, कोई भी नीतिगत फैसला संपूर्ण व्यवस्था के लिए स्थापित होता है
राज्य और समाज के लिए स्थापित होता है। इसलिए राज्य और समाज को राजनीति विज्ञान को समझने के लिए और उस समाज में लिए गए निर्णयों को भी जानना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इस रूप में आधुनिक राजनीति विज्ञान या आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो आज भी विकास के दौर से जारी है। तो यहाँ पर यह कहना कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ जिस रूप में हुआ था, क्या राजनीति विज्ञान उसी रूप में आज भी बना हुआ है, यह उचित नहीं होगा। क्योंकि किसी भी विषय वस्तु के लिए देश काल परिस्थिति महत्वपूर्ण होती है। देश काल परिस्थिति और जनता की आवश्यकताओं में जब परिवर्तन हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप में विषय वस्तु में भी परिवर्तन स्वाभाविक होता है। इसीलिए विषय वस्तु में जब परिवर्तन दिखलाई पड़ता है तो उसकी पारिभाषिक शब्दावली, उसका विषय क्षेत्र, विषय वस्तु में भी अंतर दिखलाई पड़ने लगता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखते हैं तो आपने देखा कि राजनीति विज्ञान को पर्यावरण के रूप में, राजनीति विज्ञान को मानवाधिकार के रूप में, राजनीति विज्ञान को नारीवादी अवधारणा के रूप में, राजनीति विज्ञान को वैश्वीकरण और बाजारवाद के रूप में वर्तमान परिदृश्य में महत्व दिया जाने लगा है। और यह बात भी सच है कि बगैर इनको समझे आप राजनीति विज्ञान के वास्तविक निहितार्थ को वर्तमान संदर्भ में न तो समझ सकते हैं और न ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये बात हम लोगों का आज का था। अगले क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे किसी खास टॉपिक पर।